Let's start. The today's topic is monotonicity. Monotonicity. First of all, discuss the topic, the meaning of monotonicity. इसकी basic meaning क्या होती है? Monotonicity word is derived from the monotonic. Monotonic. Okay, now हम अपनी क्लास में देखते हैं कुछ बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल मोनोटोनिक होता है, वो ऑलवेज शांत रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज हंसते रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंप्लेनिंग रहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, यार हिज बिहेवियर इज जस्ट लाइक द मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक कभी भी किसी भी व्यक्ति या फिर ऑब्जेक्ट की बिहेव को डिफाइन करता है। मतलब अगर वो अपना बिहेव सेम, ऑलवेज सेम रखता है, then it is called the monotonic behavior. So in mathematics, monotonicity is describe the behavior of graph. That's mean simple definition में अगर बात करूं मैं यहाँ पे, the property of graph of growing in which direction at its domain, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी फंक्शन जो होता है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकंड वन इज अ रेंज। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं एक मोनोटोनिक फंक्शंस की, ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड थर्ड वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन देखा जाए यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली इसको भी हम लोग दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन द फर्स्ट वन इज व्हेन द फंक्शन इज डिस्क्राइब जस्ट लाइक ऑफ, इसकी डोमेन इंक्रीज होती जाए एंड फंक्शन भी क्या होते जाए, इंक्रीज होती जाए यहाँ पे, देन दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, एंड द सेकंड टाइप, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो इंक्रीज होते हैं बट फिर डे बाय डे अपनी कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, देन फर्दर वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका क्लास 10th में जो सीन चल रहा होगा बिल्कुल अग्रेसिव, एंड हम हमेशा क्या करते थे, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ज्यादा कंसर्न रखते थे। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 11th में आके बिल्कुल मोनोटोनस हो जाते हैं, मतलब कि अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हैं, यार 10th में बहुत पढ़े, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए, देन फर्दर क्या होता है, वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करते हैं, है ना। तो इंक्रीज ना करने के कारण क्या होता है उनमें कि पहले तो वो 10th में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, देन फर्दर कुछ समय तक अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख लेते हैं यहाँ पे, देन फर्दर जैसे वो 11th के लास्ट को क्रॉस करते हैं फिर समझ में आता है यार 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब 12th में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, देन वो परफॉर्मेंस ऐसे देते हैं, फिर वो अपने फंक्शंस को इंक्रीज करते हैं। तो दैट्स मीन इस फंक्शन ने अगर देखा जाए तो अपनी वैल्यूज को डिक्रीज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन नाउ अब डिक्रीजिंग फंक्शन भी बेसिकली दो टाइप से डिवाइड होते हैं यहाँ पे, है ना। द फर्स्ट वन, जैसे जैसे इसकी डोमेन को हम इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, तो होता क्या है, डोमेन तो बढ़ती है लेकिन फंक्शन का ग्राफ घटता रहता है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। देन नाउ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं फिर से कि भाई वो स्टार्टिंग में तो अपनी वैल्यूज घटाते जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक उनको कोई संभालने वाला आता है, देन वो फंक्शन कुछ कांस्टेंट होते हैं लेकिन अपनी
कंडीशंस को कंटिन्यूसली नहीं बनाए रखते हैं एंड देन फर्दर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अगर देखा जाए ये जो इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल में वैल्यू घटी नहीं, तो मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि बड़ी भी नहीं है। तो बड़ी ना होने के कारण, इंक्रीज ना होने के कारण, दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। Okay, then the third one and the last one is known as a constant function. ये constant function always सेम ही रहते हैं, है ना। ना जैसे इसकी डोमेन बढ़ाई जाती है, इसकी रेंज में कोई फर्क नहीं होता है। दैट्स मीन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या डोमेन जा रही है, क्या रेंज जा रही है, डजंट मैटर। द मैटर इज दैट ऑलवेज कांस्टेंट। तो these three types of the function is known as a monotonic function because the first type of the function is always increasing, second type of the function is always decreasing, and the third type of the function is always constant. They will be never be decrease, never be increase. Okay, now clear? Okay, देखते हैं अब यहाँ पे। अब अगर मैं किसी भी फंक्शंस को क्लासिफाइड करूं, है ना, कि फंक्शन को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो फंक्शन को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकता हूं, है ना। द फर्स्ट वन इज मोनोटोनिक फंक्शन, है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन में जस्ट हम लोगों ने जस्ट अभी पूरे के पूरे स्टडी किया था यहाँ पे कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, द सेकंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द थर्ड वन इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप होता है इसका नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो बढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये अपना बिहेवियर को सेम नहीं रख पाते हैं, पहले इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे। या फिर इसी में जो सेकंड टाइप जो होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो पहले तो डिक्रीज होते हैं लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स के बाद फिर क्या होते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी फंक्शंस को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड monotonic function and the second one type is a non-monotonic function. Is that clear? Okay, now तो अब हम मोनोटोनिक फंक्शन में थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। ओके नाउ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग फंक्शंस। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके नाउ, तो देखते हैं पहली चीज है, देखो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे जैसे इसकी डोमेन को बढ़ाई जाती है, फंक्शन भी बढ़ते जाता है एंड फंक्शन की डोमेन के साथ इसकी रेंज भी बढ़ती जाती है। तो अगर यहाँ पे देखूं मैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ द x1 एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ द x2। ठीक है। अब x1 वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड द fx1 एंड अगर देखा जाए x2 पुट करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड द fx2। ठीक है। इस तरह के फंक्शन हमने देखा क्या कि भाई x2 की जो वैल्यू थी इज ग्रेटर देन ऑफ द x1। ठीक है। देन हमने ये भी देखा कि डोमेन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है ना। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देन इसी में सेकंड टाइप है कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो इंक्रीज होते हैं देन फर्दर वो कांस्टेंट रहते हैं एंड देन फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दैट इज द x1 पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट इज नोन एज अ x2। x1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू मिली है दैट इज कॉल्ड द
fx1 एंड x2 पे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे दैट इज नोन एज fx2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x2 अगेन इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड फंक्शनल वैल्यू का देखिए जाए यहाँ पे जो fx2 एंड fx1 के बीच में आ रही है, which one is greater? Yes, that is a fx2 is a greater function। तो fx2 is greater, but अगर x1 और x2 इनके बीच में अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, ये दैट इज अ पॉइंट ऑफ A and that is the point of the B, these two points are the different point, but अगर देखा जाए इन दो पॉइंटों पे डोमेन तो इनकी डिफरेंट है ना, the first one is this one and the second one is this one, but इन दो डिफरेंट पॉइंट में इनकी जो रेंज आ रही है वो ऑलवेज क्या आ रही है, सेम, है ना। तो इस तरह के फंक्शंस में हमारी फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो सकती है, डोमेन डिफरेंट होने के बावजूद भी हमारी जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है यहाँ पे दीज आर द इक्वल एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके नाउ अब इसमें जो सेकंड टाइप आता है यहाँ पे, है ना, द पॉइंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब इस तरह के फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि इस फंक्शन में डोमेन बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है। दैट्स मीन यहाँ पे जो फंक्शन द डोमेन इज x1 एंड यहाँ पे द फंक्शन डोमेन इज x2, x1 पर जो इसकी फंक्शनल वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx1 एंड सेम कंडीशन में x2 पे जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx2। इज दैट क्लियर? एंड इस पॉइंट में अगर देखो, अगर मेरे पास x2 एंड x1 की अगर मैं बात करता हूं, अभी भी कंडीशन वही है कि x2 इज ग्रेटर देन द x1, लेकिन जैसे ही मैंने इस x2 और x1 में फंक्शनल वैल्यू पुट करता हूं, मतलब f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। गौर से देखो, द fx2 इज लेस देन ऑफ द fx1, यानी कि अगर ये इनइक्वालिटी साइन कौन सा, दिस वन, अगर ये इनइक्वालिटी साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है डोमेन और फंक्शनल वैल्यू मतलब रेंज में, देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? तो ये फंक्शन कहलाता है क्या, स्ट्रिक्टली decreasing function। Is that clear? Okay, okay, now the next point is, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो अपनी फंक्शन डोमेन को बढ़ाने पर पहले तो डिक्रीज होते हैं, देन फर्दर वो कांस्टेंट रहते हैं, देन फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए दैट इज कॉल्ड द x1 एंड दिस वैल्यू इज नोन एज अ x2। अब x1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx1 एंड x2 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx2, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से अगेन देखा जाए कि भाई x2 इज अगेन ग्रेटर देन ऑफ द x1, बट अगर देखा जाए यहाँ पे इसकी जब फंक्शनल वैल्यू निकाली गई तो क्या हुआ, ये हुआ कि इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन था जस्ट अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट मतलब ये जो ग्रेटर वैल्यू थी अब क्या बन जाएगी, इट बिकम द लेसर। बट यहाँ पे अगेन फिर से कुछ पॉइंट्स देखे जाए, अगेन कुछ पॉइंट्स देखे जाए, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ए एंड द बी। इस पॉइंट में देखो डोमेन तो डिफरेंट है, domain are the different, but the functional value are the equal, and this type of the function is called the non-increasing function। Is that clear? Okay, now तो
इन द शॉर्ट टर्म्स अगर मैं इन सारी बातों की समरी देखता हूं तो समरी देखने में मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर अगर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाए, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाए डोमेन और फंक्शनल वैल्यूज में, तो मुझे समझ में आ जाता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर देन एंड दिस फंक्शन इज लेसर देन। अगर ये कंडीशंस बनती है यहाँ पे देन फंक्शन इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर इनइक्वालिटी साइन ऑलवेज कैसा रहे, सेम रहे, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें एक बात और समझने देखते हैं, समझने वाली है कि भाई ये दिया गया x2 इज ग्रेटर देन द x1, ये जो दिया गया है यहाँ पे, इसको जरा मैं ट्रांसपोज करके देखता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पे, तो x2 माइनस ऑफ द x1 इज लेस देन ऑफ द 0। एंड सिमिलर कंडीशन में अगर ये जो fx2 लिखा हुआ है, इस fx2 को मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड द y1 एंड दैट इज कॉल्ड द fx2 इज कॉल्ड द y2। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी गई है, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, ये जो देखो यहाँ वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे, that is called the fx1 is called the y1 and that's called the fx2 is called the y2। सिमिलर कंडीशन में यहाँ पे y1 and that's called the y2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऐसी अगर मैं इसको चेंज करूंगा, है ना, तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, the y2 minus of the y1 is greater than of the 0। एंड फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y1 अपॉन ऑफ द y2 अपॉन ऑफ द x2 माइनस ऑफ द x1 is always greater than 0 and y2 minus of y1 upon x2 minus of x1। listen, मुझे कुछ याद आ रहा है, ये जो y2 minus of y1 upon x2 minus of x1 है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, दैट्स कॉल्ड 11th स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ द कर्व में अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट द tan थीटा। Tan theta is greater than or the 0 and the tan theta, listen, the tan theta is nothing but the dy upon dx of the curve is greater than 0। यानी किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलर अगर मैं इसकी में बात करता हूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस ऑफ द x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट द y2 माइनस ऑफ द y1 इज लेस देन द 0। अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से डिवाइड करता हूं, इक्वेशन नंबर ऑफ द सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर ऑफ द वन, y2 minus of y1 upon x2 minus of x1 is less than or the 0। okay, that's mean यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy upon the dx is less than the 0। ओके, यानी कि आप मुझे ये बताना चाह रहे हो, सिंपल सी बात है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा एंड अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए डेरिवेटिव कोएफिशिएंट हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने कहा हाँ यही बताना चाह रहे हैं, बट क्या ये सभी फंक्शंस के लिए है, तो मेरा कहना होगा नहीं, ये केवल और केवल उन फंक्शंस के लिए है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो मतलब सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, ये फंक्शन सबके लिए डेरिवेटिव कोएफिशिएंट मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव कोएफिशिएंट मेथड केवल उन फंक्शनों के लिए अप्लाई होगी जो केवल डिफरेंशिएबल होते हैं। अच्छा, जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बेसिक फंडा, ये फंडे कि भाई अगर डोमेन x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना, अगर फंक्शनल वैल्यू भी ग्रेटर होती जाती है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट अगर फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो दैट्स मीन यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं किसी की भी फंक्शन को इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बेसिकली दो टाइप से फाइंड कर सकता हूं, है ना, ऐसे ही ये भी फंक्शंस को बेसिकली दो टाइप से फाइंड कर सकता हूं, है ना। जैसे फर्स्ट वन इज अ बेसिक, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन जस्ट मैंने आपको बताई थी
कि भाई अगर x2 इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू पुट करने पर भी इनइक्वालिटी साइन चेंज ना हो, मतलब रेंज बढ़ती जाए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं बाय डेरिवेटिव कोफिशिएंट, ठीक है, बाय डेरिवेटिव कोफिशिएंट ये केवल तभी अप्लाई होगी फंक्शन इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या हो? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और ये भी इंक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ द जीरो। ओके, और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? यहां पे डिक्रीजिंग के लिए भी मेरे पास यही दोनों मेथड है, दैट्स कॉल्ड द बेसिक डेफिनेशन। क्या? अगर x2 इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालते समय इनकी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाए? अपोजिट, देन द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेकंड मेथड बाय डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, इसमें भी कंडीशन वही है बच्चा। क्या? कि इफ फंक्शन इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो यहां पर क्या होगा? अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन अदर जीरो, देन इट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली अगर मैं किसी भी फंक्शन के एल्गोरिथम में देखता हूं बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके अगर मैं इसकी एल्गोरिथम देखना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पे किसी भी फंक्शन को जो मुझे दिया गया उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे फंक्शनल मेरा फंक्शन है क्या। तो पहला स्टेप मेरा रहेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द फंक्शन। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड में मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। देन स्टेप नंबर थर्ड में मेरे पास कंडीशंस ये हैं कि इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये नया वर्ड क्या आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली हम लोग इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल में डिस्कस कर चुके थे। द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, अगर आप लोग गौर से देखोगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है? एक्स बराबर ऑफ ए पर ये फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा था एंड फर्दर क्या हुआ? फर्दर ये हुआ कि ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट आ रहा है x बराबर ऑफ a, दैट इज नोन एज अ क्रिटिकल पॉइंट। एंड जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स आता है, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर f dash x is greater than of 0, then function is increasing. But if f dash x is less than of the 0, then function is decreasing. Is that clear? तो ये 4 स्टेप में मेरा कोई भी क्वेश्चन इजीली फिनिश हो जाएगा। Is that clear? Okay now. And the fifth and the last point is monotonicity at a point. At point. मतलब अगर आपको रैंडम कोई एक ग्राफ दिया हुआ है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस फंक्शंस को, गिवन फंक्शन को x बराबर ऑफ a पर मुझे ये बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है? तो बेसिकली कंडीशन ये होती है, यहाँ पे मैंने आपको मोनोटोनिसिटी यहाँ पे 3 चीजें पढ़ाई थी। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं क्या करूंगा? इसके 2 नेबरहुड पॉइंट लूंगा। नेबरहुड पॉइंट क्या? जस्ट इसके नेबर पॉइंट, मतलब जस्ट इसके जस्ट बिफोर द पॉइंट एंड आफ्टर द पॉइंट, ठीक है। एंड दीज एलिमेंटेड लेंथ इज कॉल्ड द एच, एंड एच इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेबरहुड पॉइंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? x बराबर ऑफ a प्लस ऑफ h, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द
x बराबर ऑफ a माइनस ऑफ h। तो यहां पर अगर फंक्शन के साथ कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि f ऑफ a एंड आपने वैल्यू निकाले, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू निकाली, यहाँ पे f ऑफ a प्लस ऑफ h एंड f ऑफ a माइनस ऑफ h। अगर फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाए, बढ़ती जाए, then this type of the function is known as a increasing functions। and the third condition, sorry, second condition, अगर functional value f of a पर, f of a plus of h पर और f of a minus of h पर अगर continuously घटती जाए, continuously क्या होती जाए, यहाँ पे कम होती जाए, मतलब कुछ इस तरह से, ये x बराबर ऑफ आपका a है, then this point is a x बराबर ऑफ a plus of h and before the point is called the x बराबर ऑफ a माइनस ऑफ h। अगर इसमें वैल्यू घटती जा रही है, then this type of the function is known as a decreasing function and the third one and the last one is called the constant function। constant function में क्या हो जाएगा कि भाई f of a पर, f of a plus h पर और f of a minus of h पर, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे f of a plus of h then f of a minus of h। अगर कंडीशंस ऐसी आ रही हैं, then this type of function is known as a constant function। is that clear? कि अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, then it is called the increasing function, और अगर घटती जा रही है, then it is known as a decreasing function, और अगर always same रह रही है, then it is called the constant function। okay now, तो इसके बेस पर अब हम लोग का पहला क्वेश्चन